नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल बैंक लैडर पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। डेली दोपहर की तरह 12 बजे हम लाते हैं इस सेशन को आपके लिए, जो कि आपके सभी बैंक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट सभी दोस्त सेशन को शेयर कर दें, रफ्तार के साथ सेशन को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मेरे दोस्तों, मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा है। मेरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सब आपके सामने दिया गया, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़े मेरे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस आपके लिए यहाँ पर शेड्यूल्ड कर दिए गए हैं। ये बैच मेरे दोस्तों 3 नवंबर से आपके लिए चल रहा है। 3 नवंबर से ये बैच रन कर रहा है आपके लिए यहाँ पर। और मैं आपके लिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जीए का सेशन ला रहा हूँ सुबह 10:30 बजे। प्लस की क्लास होती है डेली, आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं इस बैच के साथ। मेरे दोस्तों, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, धुरंधर फैकल्टी, धुरंधर एडुकेटर, ढेर सारा एक्सपीरियंस लाए हैं आपके लिए इस बैच में। अपने आप को एनरोल करिए। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे बैच भी हैं जो मेरे दोस्तों रन कर रहे हैं अनअकैडमी पर। तो इन सभी बैचेस के साथ रफ्तार के साथ बन जाइए। ट्रायम्फ डाउट बैच है और पायनियर बैच भी है चल रहा आपके लिए। मेरे दोस्तों, नवंबर ऑफर आपके सामने है। बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का, साथ में 4 मंथ का एडिशनल बेनिफिट है और 6500 में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 8 मंथ का एडिशनल बेनिफिट है। 7800 में मेरे दोस्तों आपके लिए सब्सक्रिप्शन है। सीटी कॉम्बो ऑफर 1 ईयर से सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ का बेनिफिट 8888, यानी कि 8888 रुपये में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्तों 12 मंथ एडिशनल बेनिफिट है, 11110 में है। बैंक और आरबीआई का कॉम्बो ऑफर बहुत ही अच्छा ऑफर है। 6 मंथ सब्सक्रिप्शन, 1 मंथ बेनिफिट 7000 का सब्सक्रिप्शन है। 1 ईयर के साथ 3 मंथ है 9000 का सब्सक्रिप्शन। 2 ईयर के साथ 6 मंथ है 10500 का सब्सक्रिप्शन। तो ये सारे सब्सक्रिप्शन बड़े ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। ये सारे ऑफर जो है मेरे दोस्तों ये 11 नवंबर तक ही वैलिड हैं। तो एनरोल करिए इन ऑफर के साथ अपने आप को फटाफट। 24 मंथ बैंक सब्सक्रिप्शन 7800 का है मेरे दोस्तों। ये मेरा कोड है, इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए। पर मंथ 325 आप ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। तो ये मेरे दोस्तों 6 मंथ और उससे ऊपर की जो सब्सक्रिप्शन है उन पर ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 6500 का है, 542 पर मंथ, और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्तों 5400 का है, 900 पर मंथ के हिसाब से। इस कोड का इस्तेमाल करिए। जो भी प्लस कैंडिडेट्स हैं, प्लस स्टूडेंट्स हैं, आखिर उनको क्या बेनिफिट दिए जाते हैं यहाँ पर। पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, स्टडी प्लानर मिलेगा, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव क्लासेस और वीकली टेस्ट। ये सारी फैसिलिटीज एक प्लस स्टूडेंट के लिए दोस्तों। साथ साथ में है रेज हैंड फैसिलिटी। लाइव क्लास में मेरे दोस्तों आप अपने बेस्ट एजुकेटर से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, वो भी ऑडिबल फॉर्मेट में। ऑफलाइन से बहुत बेहतर है ये इनिशिएटिव अनअकैडमी का और मजा आ रहा है इस इनिशिएटिव को साथ में चलकर। मेरे दोस्तों, बच्चे यहाँ पर इस इनिशिएटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर भी कर रहे हैं। अनअकैडमी बैंक स्कॉलरशिप टेस्ट जो होता है संडे को सुबह 10 बजे होता है। फ्री रजिस्ट्रेशन है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर इंग्लिश और हिंदी में कॉम्बैट अवेलेबल है। 36 क्वेश्चन 50 मिनट के भीतर। वीडियो सोल्यूशन है हर सवाल का मेरे दोस्तों। तो क्या रफ्तार के साथ जुड़िए, इस कॉम्बैट का हिस्सा बनिए। हर संडे को सुबह 10 बजे यूज करिए कोड मिश्रा 10। मेरे प्यारे दोस्तों, करंट अफेयर का सेशन डेली सुबह 8 बजे आता है आपके लिए, तो जुड़ा करिए अनअकैडमी एप्लीकेशन पर मॉर्निंग 8 AM पर। 6 मंथ का करंट अफेयर सेशन जो है वो रात को 10:30 बजे आता है। जबरदस्त सेशन मेरे दोस्तों, इसका भी हिस्सा बन जाइए। आज के डाउट बाय अनअकैडमी नया इनिशिएटिव है अनअकैडमी का। आप यहाँ पर अपने लाइव डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। डाउट क्वेरीज को क्लियर करिए, लाखों सवालों के जवाब पाइए। जो क्वेरीज हैं उसको आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पूछ सकते हैं और सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। कैसे करना है, आपको डाउट एंड सॉल्यूशन पे क्लिक करना है, आज के डाउट पे जाना है, इमेज को क्रॉप करना है, हाईलाइट करना है क्वेश्चन को, सब्जेक्ट क्या है ये चूज करना है और पाएंगे इंस्टेंट सॉल्यूशन। रिपोर्ट एंड विन इनिशिएटिव अनअकैडमी का इनिशिएटिव है। कोई भी इनएप्रोप्रिएट वीडियो कंटेंट आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे दिखता है, आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, किस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर आपको इनएप्रोप्रिएट कंटेंट दिखा है उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी और सही पाने पर आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आपको बताना है सबसे पहला सवाल मेरे दोस्तों, सेकंड एस सरफेसी एक्ट 2002। सरफेसी एक्ट 2002 बहुत चर्चाओं में रहता है, खासकर जब आप बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करते हैं, एग्जाम्स की बात करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करते हैं, एनपीए की बात करते हैं, तो ये एक्ट काफी चर्चाओं में रहता है, एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है सरफेसी एक्ट में जो दूसरा एस है मेरे दोस्तों वो किस लिए स्टैंड कर रहा है। सेकंड एस जो है सरफेसी एक्ट में क्यों स्टैंड कर रहा है, किस लिए स्टैंड कर रहा है।
तो मेरे दोस्तों सरफेसी एक्ट में सेकंड एस जो है स्टैंड कर रहा है। फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो ये जो एक्ट है मेरे दोस्तों, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है उनकी रिकवरी से संबंधित एक टूल है। रिकवरी से संबंधित एक टूल है मेरे दोस्तों, ये एक रिकवरी टूल है, ठीक है दोस्तों। और ये एक पावरफुल टूल माना जाता है खासकर सिक्योर्ड एसेट में, और वो भी मॉर्टगेज के केस में। किस केस में? मॉर्टगेज में, ठीक है दोस्तों। मॉर्टगेज यानी कि अचल संपत्ति के आधार पर जो भी लोन लिया गया है, उस केस में सरफेसी एक्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। यहां पर सरफेसी एक्ट का पूरा फुल फॉर्म और साथ साथ में बाकी जानकारी भी दी गई है। मेरे दोस्तों सरफेसी एक्ट की जब चर्चाएं करते हैं तो सरफेसी एक्ट 2002 का फुल फॉर्म यहां पर दिया गया है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इंपॉर्टेंट एक्ट है आपके एग्जाम के नजरिए से और नॉन परफॉर्मिंग एसेट की रिकवरी के नजरिए से दोस्तों बैंक के लिए एक पावरफुल टूल माना जाता है। ये एक्ट जो है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट लोन जो है उनकी रिकवरी के लिए है। आउटस्टैंडिंग लोन अगर 1 लाख से ऊपर का है तब अप्लीकेबल है। नोटिस पीरियड 60 दिनों का दिया जाता है, और उसके बाद अगर बोरोवर पैसा वापस नहीं कर रहा है तो प्रॉपर्टी का एक्विजिशन किया जाता है। अगला सवाल दोस्तों, आपको बताना है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि फास्टैग में इस्तेमाल में आ रही है। तो फास्टैग में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में आ रही है? सही जवाब क्या है? राइट आंसर है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ये वो टेक्नोलॉजी है जो इस समय फास्टैग में इस्तेमाल की जा रही है। फास्टैग में दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा यानी कि NHAI जो है इसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। NHAI द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है। ये एक सरकारी कंपनी है दोस्तों, सरकारी कंपनी है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगली बात मेरे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक सरकारी कंपनी है, PSU है, और इसी के द्वारा फास्टैग को ऑपरेट किया जाता है। फास्टैग RFID पर बेस्ड है। मंत्रालय जो है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसके अंतर्गत ये संस्था आती है। मंत्री जी हैं नितिन गडकरी, अच्छा काम कर रहे हैं और तारीफ भी पा रहे हैं। सबसे ज्यादा फास्टैग इशू करने वाली संस्था का नाम है पेटीएम मेरे दोस्तों अभी हाल में ही यानी कि 8 तारीख को इसने देश का सबसे बड़ा IPO मार्केट में उतार दिया है। लोग इस पे IPO परचेज कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फायदा मिलेगा नुकसान देखने वाली बात होगी। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, वो कौन सा कंट्री है जिसने ग्लोबल जेंडर गैप 2021 रिपोर्ट में टॉप किया है? तो मेरे दोस्तों कौन से कंट्री द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप 2021 रिपोर्ट जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया जाता है इसमें टॉप किया गया है? सही जवाब है आइसलैंड। आइसलैंड की जब बात करते हैं तो लगातार पिछले कई वर्षों से आइसलैंड नंबर 1 पायदान पर है। आपसे पूछा जा सकता है भारत की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग मेरे दोस्तों 140 है, 140 है भारत की रैंकिंग इस इंडेक्स में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कोलोगनी में है। कोलोगनी स्विट्जरलैंड का एक शहर है। आपको अगर ऑप्शन में कोलोगनी ना मिले दोस्तों तो जेनेवा दिया गया, जेनेवा पर आप टिक कर सकते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ओपन किया जाता है? तो PMJDY में कौन सा अकाउंट ओपन होता है बताना है आपको। सही जवाब है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये एक बेसिक अकाउंट होता है जिसे शॉर्ट में मेरे दोस्तों BSBDA बोला जाता है। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? इसे शॉर्ट में BSBDA बोलते हैं। तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ये अकाउंट है। और मेरे प्यारे मित्रों इस अकाउंट की कुछ लिमिटेशन है। 1 वर्ष में मैक्सिमम 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन, महीने में 10,000 तक का, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर मैक्सिमम 50,000 इसकी कैश कैरी करने की लिमिट है। इसके अलावा मेरे दोस्तों ये एक स्मॉल अकाउंट, और जो पहले से आपके नो फ्रिल्स अकाउंट हुआ करते थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया है BSBDA में। और BSBDA खाता ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ओपन किया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना द्वारा अभी हाल में ही 28 अगस्त को 2021 को मेरे दोस्तों 7 वर्ष पूरे किए गए हैं। 43 करोड़ से ज्यादा खाता खुल चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। एक सफलतम योजनाओं में से है वित्तीय समावेशन के अंतर्गत। अगला सवाल मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से वो कौन सा रिपोर्ट है या इंडेक्स है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज नहीं करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट कौन सी रिलीज नहीं करता है आपको बताना है। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में भी हमने हाल में ही पढ़ा है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज की जाती है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है मेरे दोस्तों ये रिपोर्ट
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज नहीं करता है। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा रिलीज किया जाता है। तो UNCTAD, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों जेनेवा में है, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। और अभी हाल में ही इस संस्था की एक फीमेल हेड नियुक्त की गई है, उनका नाम है रेबेका ग्रीनस्पैन। तो रेबेका ग्रीनस्पैन जो है वो UNCTAD की फीमेल हेड है, यानी कि हेड है, यहाँ पर मुखिया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी रिलीज करता है कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो मेरे दोस्तों ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक ही सवाल में आपको इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो रिपोर्ट्स रिलीज की जाती हैं वो, और साथ साथ में UNCTAD के द्वारा इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की जानकारी भी प्राप्त हो गई है। अगला सवाल, वो कौन सी संस्था है जो कि वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है? तो मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से वो कौन सी बॉडी है जो कि वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट IBRD जो संस्था है, ये मेन बॉडी में से एक बॉडी है। जब हम IDFC की बात करते हैं तो ये संस्था वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है। ये एक प्राइवेट बैंक है मेरे दोस्तों, प्राइवेट कमर्शियल बैंक है, और अब ये प्राइवेट कमर्शियल बैंक है, और अब ये मेरे दोस्तों ये संस्था जो है इस समय IDFC फर्स्ट के नाम से जानी जा रही है। IDA की जब चर्चा करते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA मेरे दोस्तों, ये भी वर्ल्ड बैंक का ही हिस्सा है। IFC, मीगा, इसके अलावा एक संस्था जिसका नाम है ICSID। तो ICSID नाम की जो संस्था है मेरे दोस्तों, ये वो संस्था है जो कि वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन है जिन्हें हाल में ही 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है, और वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो मेरे दोस्तों सही जवाब है 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद को। अब्दुल्ला शाहिद साहब जो हैं ये फॉरेन मिनिस्टर हैं मालदीव्स के। तो मालदीव्स जो कि पड़ोसी देश हैं, और यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनको यहाँ पर 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है। इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है मेरे दोस्तों मालदीव के प्रधानमंत्री हैं। जलमाई रसूल जो हैं ये पूर्व यानी कि 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और एक छोटी सी गलती यहाँ पर हुई है, जलमाई रसूल जो है मेरे दोस्तों ये अफगानिस्तान के फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, और ये यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हुए थे। वॉल्कुन बोजगिर जो हैं ये एक्स प्रेसिडेंट हैं, यानी कि 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है, याद रखिएगा, 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं, और इनका कार्यकाल 2022 से 2027 के लिए फिर एक्सटेंड कर दिया गया है, सेकेंड टेन्योर के लिए। चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही वेल नोन है, हर किसी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बहुत दिक्कत की बात है। वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर के तौर पर मेरे दोस्तों भारत से नियुक्ति हुई है रणजीत सिंह दिसाले की। रणजीत सिंह दिसाले जो हैं ये ग्लोबल टीचर्स प्राइज 2020 भी जीत चुके हैं, और महाराष्ट्र के सोलापुर में महाराष्ट्र के सोलापुर में प्राथमिक विद्यालय है बच्चियों का, उसमें ये टीचर के तौर पर कार्यरत हैं। और इनके जो भी नए इनिशिएटिव हैं, किस प्रकार से एजुकेशन सेक्टर को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा सकता है, शिक्षा को कितनी आसानी तक बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है, इन सब मुद्दों पर इनकी जो राय थी और जो इनकी पहल थी वो काबिल तारीफ थी, और इसी कारण से मेरे दोस्तों इनको ग्लोबल टीचर्स प्राइज के तौर पर सम्मानित किया गया। तो 2020 में वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइजर के तौर पर भी नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर जो हैं ये वर्ल्ड बैंक के मेरे दोस्तों ईडी हैं, वर्ल्ड बैंक में, विश्व बैंक में इंडियन ईडी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक में एमडी हैं। अशोक माइकल पिंटो IBRD में अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव हैं, और समीर खरे एशियन डेवलपमेंट बैंक में मेरे दोस्तों इंडियन ईडी हैं। तो ये सारे जो नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, काम की हैं। अगला सवाल मेरे दोस्तों, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम, ये स्कीम मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। तो अगर हम बात करें तो वन डिस्ट्रिक्ट ODOP जिसे बोलते हैं, ODOP ये उत्तर प्रदेश का है, और वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट यानी कि OBOP जो है वो हरियाणा का है। तो OBOP मेरे दोस्तों हरियाणा की स्कीम है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा की स्कीम है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन सा स्टेट है जिसने देश में
पहला स्टेट बन गया है, फर्स्ट स्टेट बन गया है जो कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इशू करेगा। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इशू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। मेरे दोस्तों, फर्स्ट स्टेट है हमारे देश का महाराष्ट्र। याद रखिएगा, उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी, 1 मई स्टेट फाउंडेशन डे, और साथ साथ में बहुत सारे केसेस जो महाराष्ट्र में रन कर रहे हैं इस समय। चर्चाओं में महाराष्ट्र बना हुआ है जब से वहां पर महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार जो बनी है, यानी कि महाअघाड़ी सरकार जो बनी है मेरे दोस्तों, उसके बाद ये राज्य काफी चर्चाओं में विवादों के कारण बना हुआ है। अगला सवाल, COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ 26 क्लाइमेट समिट जो है चल रही है कहाँ पर? ग्लासगो में। 1 नवंबर को, 2 नवंबर को, और उसके बाद भी कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पे चर्चाएं हुई। पहली बार भारत द्वारा कार्बन न्यूट्रल के मुद्दे पर या जीरो कार्बन एमिशन के मुद्दे पर अपनी टारगेट ईयर को डिसाइड किया गया है और पेश किया गया है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 क्लाइमेट समिट पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत कब तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखता है, इसके बारे में जानकारी दी गई और पहली बार ऐसा कोई टारगेट इंडिया के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। 2070 वो वर्ष है मेरे दोस्तों जब तक भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त कर लेगा या कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। ये टारगेट आपके एग्जाम में टारगेट बना सकता है। भारत की रैंकिंग क्या है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में? तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की जब चर्चाएं करते हैं तो इंडिया की रैंकिंग है 87th। भारत की रैंकिंग कितनी है मेरे दोस्तों? 87th। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन है जिन्हें नए चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन में? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन में मेरे दोस्तों नए चेयरमैन के तौर पर नियुक्त हुए हैं यूको बैंक के चेयरमैन अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल साहब यहाँ पर यूको बैंक के चेयरमैन के तौर पर जिनकी नियुक्ति हुई है। तो मेरे दोस्तों, इससे पहले यहाँ पर राजकिरण राय जी हुआ करते थे। डी खरा SBI, हसमुख अतिया बैंक ऑफ बड़ौदा और SS मल्लिकार्जुन राव पंजाब नेशनल बैंक में चेयरमैन के तौर पर कार्यरत है। चलते हैं लेकर आपको अगले सवाल पर। इंडियन बैंक एसोसिएशन की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, 1946 में, और ये वो संस्था है जो कि सरकार और बैंकिंग इंडस्ट्री के बीच में ब्रिज का रोल प्ले करती है। अगला सवाल, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 2019 से 2030 तक के लिए क्लाइमेट फाइनेंस एम्बिशन सपोर्ट फंड कितना था, कितना बढ़ा दिया गया है? तो मेरे दोस्तों, पहले ये 20 बिलियन हुआ करता था जिसे बढ़ाकर अब 100 बिलियन कर दिया गया है। तो इस फंड को मेरे दोस्तों 100 बिलियन कर दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। एडीबी जिसका मुख्यालय मनीला में है, प्रेसिडेंट मसत्सुगु ओसाकावा हैं, वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा हैं, इंडियन ईडी समीर खरे हैं। मेरे दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 68 हैं, स्थापना 1966 की है और इस संस्था के द्वारा भारत में हचक के लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ कमिटी, सरकार द्वारा एक कमिटी का निर्माण किया गया है जो कि पेंडोरा पेपर्स लीक के इन्वेस्टिगेशन को एक तरह से आगे बढ़ाएगी। हमारे देश लगभग 300 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके नाम इन लीक्स में आए हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से यानी कि काले को धन को सफेद बनाया है। तो कमेटी के हेड रहेंगे JB मोहपात्रा जो कि CBDT के चेयरमैन है। किसके चेयरमैन है दोस्तों? CBDT के चेयरमैन है, याद रखिएगा। ये पेंडोरा पेपर लीक, इससे पहले पनामा और पैराडाइज लीक भी आ चुके हैं, लेकिन उनकी तुलना में पेंडोरा पेपर लीक बहुत बड़ा एक डेटाबेस रिलीज हुआ है जिसके माध्यम से अलग अलग देशों के बड़े बड़े दिग्गज जिन्होंने काले धन को किसी न किसी प्रकार से सफेद करने के कुकृत्य में वो लिप्त पाए गए हैं उसकी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, आपको बताना है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम के लिए कितना आवंटन किया गया है। एडीबी द्वारा चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम के लिए जो आवंटन किया गया है वो है 356 करोड़ रुपए मेरे दोस्तों, 356 करोड़ रुपीस। एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अभी हाल में फ्लड मैनेजमेंट के लिए, इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट के लिए 251 करोड़ के करीब सहायता दी गई है। तो मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से वो कौन सा पैरामीटर है जिसे मॉडिफाइड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से एग्जिट कर दिया गया है या बाहर कर दिया गया है? ये तो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है और वो है प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन यहां पर सवाल है कि वो कौन से बैंक को कवर करता है, यानी कि PCA जो है निम्नलिखित में से कौन से कैटेगरी के बैंकों के लिए तैयार किया गया है, और ये बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक्स। तो मेरे दोस्तों, कमर्शियल बैंक पर PCA इंपोज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक प्रकार की टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस है जिसके माध्यम से इन बैंकों के नुकसान को किस तरह से रोका जा सकता है, किसे इन्हें मार्केट इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इन सब पर चर्चा की जाती है और इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती है। मेरे दोस्तों,
निम्नलिखित में से वो कौन सा टेक्निकल जायंट है जिसने अपने सभी ऑपरेशंस 1 नवंबर से, यहाँ 2 नवंबर दिया गया मेरे दोस्तों, वैसे 1 नवंबर से सारे ऑपरेशन जो हैं वो चाइना में बंद कर दिए गए। कारण क्या है? बिजनेस और लीगल एनवायरनमेंट एक तरह से उपयुक्त नहीं है इस प्रकार के बिजनेसेस के लिए, खासकर फ्री इंटरनेट नहीं है, और इन सब के कारण आम आदमी की जो विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो भी एक तरह से दबाई जा रही है। इन सब के मुद्दों पर याहू ने यहाँ से अपने बिजनेस को शट डाउन करने का निर्णय लिया और 1 तारीख को यह अनाउंसमेंट कर डाली। तो याहू इंक द्वारा यह डिसीजन लिया गया है। तो दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा फटाफट सेशन में कमेंट करके बताइए दोस्तों। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे दोस्तों लगातार पढ़ते रहिए डेली दोपहर को 12 बजे हमारे साथ इस मॉक सेशन में, जो कि आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।